हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स और उसकी भी पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, इस मतलब ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक दी हुई है उसके अंदर जो पेज नंबर 32 है उसके ऊपर पहला मतलब कुछ एक्सरसाइज क्या है वो आपको दी गई है। उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है वो ये है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। The product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Okay, इस रिएक्शन के अंदर क्या है? ओके, इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। कितना लिया है आपने? 5.3। और इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने किससे कराई है? 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ में कराई है। ओके, जब ये दोनों कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो एज ए प्रोडक्ट आपको मतलब क्या मिलता है? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, 0.9 ग्राम वाटर मिलता है और 8.2 ग्राम आपको क्या मिलता है? सोडियम एसिटेट मिलता है। तो आपको ये इस क्वेश्चन के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है तो इसके अंदर ये बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है वो लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता है, ये आपको समझाना है। क्लियर? अब ये जो केमिकल ये जो क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब भी आप एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम एसिटेट मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और तीसरा प्रोडक्ट आपको वाटर मिलता है। क्लियर? ये आपकी मतलब क्या है? मतलब ये आपके क्वेश्चंस में बताया गया है। अब इसका ये सॉल्यूशन है कि आपने सोडियम कार्बोनेट कितना लिया है? 5.3 ग्राम। एसिटिक एसिड कितना लिया है? 6 ग्राम। ओके, जब सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सोडियम एसिटेट बनता है और उसका कितना अमाउंट होता है? 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दूसरा प्रोडक्ट, उसका अमाउंट कितना है? 2.2 ग्राम। और जो वाटर बनता है वो कितना बना है? 0.9 ग्राम। ओके, तो ये जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होते हैं जो मतलब हम केमिकल्स लेते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ओके, और इनके रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, as per the law of conservation of mass, the total mass of reactant must be equal to the total mass of product। मतलब जो mass of conservation का जो law है वो ये होता है कि जब भी कोई दो मतलब कंपाउंड के बीच में केमिकल रिएक्शंस जो होती है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा रिएक्टेंट का जो टोटल मास जो होता है वो हमेशा क्या होगा? जो प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, जैसा कि क्या था कि मतलब कुल मिला के कहने की बात ये थी कि जो ऊपर कुल मिला के जो रिएक्शन हुई है उसके अंदर हमें LHS लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी प्रोडक्ट थे उनका मास किसके इक्वल होना चाहिए था और राइट हैंड साइड के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उसके मास के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास 5.3 ग्राम 6 ग्राम ये किसके मास हैं? रिएक्टेंट के मास हैं। ओके, और जब इन दोनों के बीच में इन दोनों के जो रिएक्टेंट के मास के बीच में जब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें प्रोडक्ट का ये वाला मास में हमें मतलब जो प्रोडक्ट मिले वो इस वाले मास में मिले, तो उनका मास कितना था? 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम, 8.2 ग्राम। जब आप 5.3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 11.3। इसी तरीके से 2.2, 0.9 और 8.2 को भी आप टोटल करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 11.3। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ कुल मिला के कि ये जो है रिएक्टेंट के मास हो गए वो कितना हुआ? टोटल 11.3, और जो हमें प्रोडक्ट मिले उसका भी टोटल कितना हुआ? 11.3। ओके, तो ये जो मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल होता है वो यही होता है कि रिएक्टेंट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी। Hence the observations are in agreement with the law of conservation of mass। मतलब जो ये ऑब्जर्वेशंस आई है ना
ये जो हमने केमिकल रिएक्शन करी है, उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है उसके अंदर हमें पता मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है, मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल्स जो होता है वो अप्लाई होता है। ओके, यदि आपको इस क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर डाल सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है पेज नंबर 32 का क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। मतलब जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है, मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं 1:8 के रेशियो के अंदर मतलब क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ओके, तो क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है। वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है H2O। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? इसमें ये पूछा गया है कि मतलब जब आपको 3 ग्राम मतलब आपको वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपने कितनी हाइड्रोजन गैस ली है, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली है। ओके, तो अगर आपको इस 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से H2O मॉलिक्यूल्स बनाना है तो आपको ऑक्सीजन का कितना मास जो होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। वी नो हाइड्रोजन एंड वाटर मिक्स इन द रेशियो 1:8। हमेशा हम मतलब ये जब भी वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशियो होता है बाय मास वो कितना होता है, हमेशा 1:8 होता है। ओके, ये लर्न करने वाली बात चीज है। ओके, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट इज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जब आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो आपको कितनी ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, मतलब H2O बनाने के लिए। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से यदि आपको वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो कितनी ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि जब आप इसको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो यदि आपको 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनानी है तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ये 3 × 8 मतलब 24 ग्राम। ये तो एकदम नॉर्मली, इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन वाला जो है वो लो जो होगा वो अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम का दिया होगा और आपको 3 ग्राम का पूछा है। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 × 8 मतलब 24 ग्राम। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। Hence 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन would be required for the complete reaction with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यदि मतलब आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को मतलब उससे अगर आपको वाटर बनाना है तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपको, 24 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो उसको रिक्वायर्ड चाहिए इस पूरी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। इस केमिकल रिएक्शन में हम कुल मिला के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके H2O बना रहे हैं। ओके, अब यही जो आंसर है इसका ये एक सेकंड मेथड भी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन वाटर इज कितना होता है, 1:8। ये कंफर्म है। ओके, मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। क्लियर, तो आपके पास हाइड्रोजन कितनी है 1 और ऑक्सीजन जो है कितनी है 8, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:8। और आपको कितने ग्राम मतलब आपको कितनी वो लेनी है, हाइड्रोजन लेनी है 3 ग्राम लेनी है, तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे आप इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, तो आप इसको जब पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकल मेथड से तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 ग्राम आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है कि यदि आपको 3 ग्राम मतलब हाइड्रोजन गैस से वाटर मॉलिक्यूल्स बनाना है तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस जो होगी वो आपको क्या होगी, इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होगी। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताया गया है 1:8, और ये हमेशा डेफिनेट होता है। जैसे कि आपने कंपाउंड ले लिए, वाटर ले लिया, तो वाटर के अंदर हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या होते हैं, वाटर बनता है। ओके, और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है बाय मास वो कितना होता है, 1:8 होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय मास। ओके, अब ये जो सेकंड है अमोनिया, जो अमोनिया जो होता है उसके जो कंबाइनिंग एलिमेंट जो होते हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है। मतलब अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके,
NH3 का मतलब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो 14:3 के रेशियो के अंदर क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं बाय मास। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। मतलब इसके अंदर मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे मिलकर बनी है, कार्बन और ऑक्सीजन से। और ये दोनों जो एलिमेंट जो है वो कौन से रेशियो के अंदर मिक्स होते हैं, 3:8। आपको कभी रेशियो दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आपको ये जो टेबल्स जो है वो इसको क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेनी है। ओके, तो यदि आपको इस क्वेश्चन 2 में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम पेज नंबर 32 की जो NCERT टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन 3 ये है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर, साइज के बारे में क्या किया था, समझाया था। ओके, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने उस एटम से रिलेटेड क्या दिए थे, स्टेटमेंट्स दिए थे। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है वो किसको शो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी which is a result of the law of conservation of mass is atoms can neither be created nor destroyed। तो सबसे पहले इसके अंदर ये आया है कि जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसका कौन सा पोस्टुलेट, कौन सा स्टेटमेंट है जो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो वो स्टेटमेंट या वो पोस्टुलेट जो है वो ये वाला है कि जो एटम्स जो होते हैं उसको हम ना तो क्या है कि क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो यदि किसी भी एटम को जब हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं तो केमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होता है, इक्वल होता है। और यही चीज क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ओके, अब इसी को हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं कि मतलब ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि जो नीदर्स कैन बी नाइदर बी डिस्ट्रॉय और नॉर बी क्रिएटेड। तो अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स लिया है और ये दो हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कि जैसे कि डाल्टन ने बोला कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर जो एटम्स जो होते हैं उसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि ये जो है, ये जब केमिकल रिएक्शंस हो रही है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स। ओके, ये दो हाइड्रोजन के एटम और ये ऑक्सीजन का एक एटम। तो जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बना जिसके अंदर भी क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन नहीं हुई थी तो उससे पहले भी कितने एटम थे, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम था। जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो उसके बाद भी क्या हुआ कि दो मतलब जो मॉलिक्यूल्स बना वाटर का H2O उसके अंदर कितने एटम है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के हैं। तो मतलब यहाँ पे हो गया कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी उसके अंदर हम ना तो एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और ना ही इसके अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के जो मतलब ये तीन तरह के एटम्स ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन करी और हमें जो यहाँ पे मिले तीन तरह के एटम्स जो है वो मिले हैं। मतलब इस तरीके से जो एटम्स जो हैं उनके अंदर ना ही तो क्रिएशन हुआ है और ना ही डिस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, तो ये डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है ना उसका ये स्टेटमेंट को प्रूव करता है। अब हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से समझ लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का क्या है, एक एटम है जिसका जो मास जो होता है वो क्या है 16 मतलब U है। ओके, और ये जो दो हाइड्रोजन के एटम है उसका मास कितना है 2 है। और जब इन दोनों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाया तो उसका मास क्या है 18। ओके, तो आप देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शंस हुई है उससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का मास जो है वो कितना है 16 + 2।
तो कितना हुआ 18। ओके, जब केमिकल रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स बना है वो कितना हुआ 18। उसका मास कितना है 18। तो कुल मिला के जब केमिकल रिएक्शन हुई थी उससे पहले जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनका मास भी 18 था, और जब रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट H2O बना है उसका मास भी कितना है 18। तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अगर ये सब जो है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब अप्लाई होगा, कि जब एटम्स का जो नंबर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब एटम्स जो होंगे ना तो उनको डिस्ट्रॉय होगा और नहीं क्रिएटेड होगा केमिकल रिएक्शन में, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल होगा वो अप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें जो है वो क्या है, एक दूसरे को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ओके, आपको अगर वीडियो के इस पार्ट के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 32 का ये क्वेश्चन 4। विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। मतलब डाल्टन ने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उनका कौन सा पोस्टुलेट, कौन सा स्टेटमेंट जो होता है वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस के रूल को मतलब क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो द postulate of Dalton's atomic theory that can explain the law of definite proportion is the relative number and kinds of atoms are equal in given compound। मतलब जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका ये वाला जो स्टेटमेंट है कि कोई भी मतलब कंपाउंड जो होता है उसके मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद में जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और काइंड ऑफ एटम्स जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। और यही वाला जो स्टेटमेंट जो है वो किसको शो करता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अंदर भी यही होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके बाद में क्या होता है, मतलब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होंगे, एक डेफिनिट रेशियो के अंदर क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, और कंबाइन होने के बाद में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और डाल्टन ने उसको ये समझाया था कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, इस पिक्चर से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी दो हाइड्रोजन के एटम, ओके, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है, जब भी दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है। और वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है। ओके, तो इसके अंदर ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि हमेशा मतलब क्या होगा कि दो हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो हमेशा एक हाइड्रोजन एटम के साथ ही कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 का होगा। ओके, यहाँ पे 1:2 लिखो या 2:1 लिखो, एक ही बात होगी, लेकिन आपको वहां पे जो रेशियो होगा वो ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा या हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मतलब चीज है वो किसको शो कर रही है, वो शो करिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को क्या करिए, शो। अब डाल्टन ने इसको कैसे समझाया था कि डाल्टन ने ये बोला था कि जो भी कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो और उनका जो टाइप जो होता है वो सेम होता है। जब अब ये हमारे पास क्या बना कि कौन सा कंपाउंड बना है, यहाँ पे H2O बना है। ओके, ये H2O बना है, H2O के अंदर क्या होंगे, H2O कैसे बना है, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ओके, जब क्या होगा कि जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो डाल्टन ने ये समझाया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्या होगा कि जो मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है वही एलिमेंट जो होंगे उसके अंदर उतने ही मतलब नंबर और मतलब उनका जो टाइप होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन के एटम से मिला, तो आप ये देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर भी क्या है,
2 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है कि ये जो मतलब बताया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट ने। ओके, तो इससे आपने ये समझ लिया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि मतलब ये जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके अंदर ये भी बताया था कि जो एटम्स जो होते हैं उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो मतलब जो पहले रिएक्टेंट का जो टोटल मास जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों रूल्स को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के पेज 39 के ऊपर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो कंपाउंड्स के नाम आपको दिए गए हैं इनके अंदर आपको क्या लिखना है, इनके फॉर्मूले लिखने हैं। ओके, सबसे पहले इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने से पहले आपको जो कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर उनको आपको सिंबल जो है वो उनका लर्न करना जरूरी है। उनके लर्न मतलब उन एलिमेंट के सिंबल और उनकी अगर आपको वैलेंसी लर्न नहीं होगी तो हम उनके उन कंपाउंड के जो फॉर्मूले होते हैं उनको नहीं बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो Al, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B एंड ब्रोमीन को Br एंड कैल्शियम को Ca, कार्बन को C और क्लोरीन को Cl एंड कोबाल्ट को CO से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो कॉपर है उसको Cu, फ्लोरीन को F, गोल्ड को Au, हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, आयरन को Fe। ओके, लेड को Pb, मैग्नीशियम को Mg और नियोन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये जो आयरन जो है उसको आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो I जो है इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन इसका जो लैटिन नेम जो है वो होता है फेरम। ओके, तो उसको फेरम की वजह से Fe लिखा जाता है। लेड जो होता है उसका लैटिन नेम जो होता है वो प्लम्बम होता है। ओके, तो उसको इसी वजह से Pb से लिखा जाता है। और इसी तरीके से जो गोल्ड है उसको लिखा जाता है Au से। क्लियर? अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को लिखते हैं N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से लिखते हैं। जबकि आपको यहाँ पे P लिखना चाहिए था, लेकिन जो पोटेशियम जो होता है उसका लैटिन नाम क्या है, कैलियम होता है, तो इसकी वजह से इसको हम K से लिखते हैं। इसी तरीके से सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से। तो सिल्वर का जो लैटिन नाम है वो है अर्जेंटम, तो अर्जेंटम की वजह से इसको A से लिखते हैं। ओके, सोडियम को लिखते हैं Na, तो सोडियम का जो लैटिन नाम जो होता है वो नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम की वजह से इसका लिखा जाता है Na। सल्फर को S से और यूरेनियम को U से और जिंक को Zn से क्या मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर उनके जो सिंबल जो है उनके लैटिन नाम के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको स्पेशली लर्न करने हैं। ओके, अब हमने क्या करा है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी क्या करनी है, हमें वैलेंसी जो है वो क्या करनी है, लर्न करनी है। ओके, तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो जब आयंस की फॉर्म में होते हैं तभी वो उनके पर मतलब क्या होता है, मतलब कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज ही क्या होती है, वो उनकी वैलेंसी होती है। तो हमें यहाँ पे जो आयंस जो होते हैं उनके सिंबल्स जो हैं के नाम मतलब उनके सिंबल लर्न करने हैं, उन आयंस के क्या है नाम लर्न करने हैं। ये सब आपको मतलब पता होना चाहिए, इसके बगैर आप कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो है वो नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने की है कि यदि किसी मतलब एलिमेंट के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन।
ओके। यदि किसी के ऊपर कैसे है नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं एनायन। तो ओके, तो मतलब जो आयंस जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज आयन। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे उनको हम कैटायन बोलेंगे और जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको एनायंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ आयंस के नाम दिए गए हैं, फिर उसके हम सिंबल देख लेते हैं। जैसे सोडियम का होता है सोडियम आयन का जो सिंबल होता है वो Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर आयन का Ag+, और कॉपर जो होता है कॉपर 1 इसका जो सिंबल होता है Cu+। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चारों एलिमेंट जो है इनके ऊपर क्या है +1 चार्ज है, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो भी कितनी होगी +1 होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम आयंस जब बनते हैं तो वो होते हैं Mg+2। इसी तरीके से कैल्शियम आयन Ca+2, जिंक आयन Zn+2, आयरन सेकेंड तो Fe+2 और कॉपर सेकेंड Cu+2। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, ये जो आयंस जो है इनके ऊपर क्या है +2 चार्ज है, तो इनकी जो वैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी +2 होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं उसकी वैलेंसी होती है +3। ओके, इसी तरीके से जो आयरन थर्ड होता है उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी उसको लिखते हैं हम Fe+3। तो मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों कंपाउंड जो है इनके ऊपर जो चार्ज कितना है वो +3 है। ओके, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी +3 होगी। ओके, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब होता है कि कौन से आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो जो चार्ज जो होता है वो उनकी वैलेंसी को क्या करता है शो करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के वैलेंसी दिखाई गई है। जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उसको H+ से लिखते हैं। जो हाइड्राइड होते हैं उसको H- से लिखते हैं। क्लोराइड जो होता है उसको Cl-, ब्रोमाइड जो होता है उसको Br-, और जो आयोडाइड होता है उसको I- से लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट जो होते हैं इसके अंदर क्या है वो -1 का मतलब -1 जो है चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई है -1। ओके, तो अब यहाँ पे एक मतलब ये जो हाइड्रोजन जो है आप देखेंगे कि यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस समय जब आप उसका नेमिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हाइड्राइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड। ऑक्साइड आयंस जो होते हैं उसकी जो के ऊपर होता है -2 चार्ज। ओके, ओ -2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी सल्फाइड को S-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो कितना चार्ज है -2। ओके, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इन दोनों मतलब एलिमेंट की -2। इसी तरीके से नाइट्राइड, जो नाइट्राइड आयंस होते हैं उसको N-3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी -3। ओके, अब हम चलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस वो होते हैं जो मतलब क्या दो या दो से मतलब ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। सपोज ये दो से मिलकर बना ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो भी इसको पॉली एटॉमिक बोलेंगे। ये आप लेंगे NH4 तो मतलब एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए इसमें 5 एलिमेंट हो गए। ओके, तो मतलब ये मतलब यदि कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ओके, तो इसके कौन से एग्जांपल है, जैसे अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट इसको लिखते हैं NO3, जो नाइट्रेट ओके हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको लिखते हैं SCO3- से। तो इन चारों जो कंपाउंड की जो वैलेंसी है वो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है -1 चार्ज है। ओके, तो ये जो अमोनियम है इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो +1 है और इन सब की जो वैलेंसी जो है वो कितनी है -1 है। ओके, इसी तरीके से जो कार्बोनेट होता है उसको लिखते हैं CO3-2, सल्फाइड को लिखते हैं SO3-2 और सल्फेट को लिखते हैं SO4-2। तो आप देखेंगे कि इन तीनों कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है -2, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी -2। इसी तरीके से जो फास्फेट आयंस जो होते हैं उसको हम लिखते हैं PO4-3, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है -3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी -3। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले यदि आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो उसको आपका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका सिंबल लर्न करना पड़ेगा। सिंबल लर्न करने के बाद में उनकी जो वैलेंसी होती है, ओके वैलेंसी का मतलब उनके पास कितना चार्ज है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बगैर आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं।
अब आपके क्वेश्चंस में दिया गया है कि आपको किसका फॉर्मूला बनाना है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का आपको यदि केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, उसके सिंबल लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे आप, उसके सिंबल। सिंबल का मतलब है सोडियम। किसका फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का बनाना है तो सोडियम का सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पे है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ओके, ऑक्साइड को किससे लिखा है, ओ से। ओके, अब जो सोडियम की जो वैलेंसी होती है, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, और ये जो ऑक्साइड जो होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इनका चार्ज लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे Na को कर देंगे Na को कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन को कर देंगे 1 से, तो Na 2 हो जाएगा और O 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बना है वो क्या हो गया है, Na2O। ओके, तो सबसे पहले आपको किसी भी कंपाउंड का यदि केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे, फिर उसका चार्ज लिखेंगे, और फिर मतलब चार्ज लिखने के बाद मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो उसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा। अब हमें लिखना बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कहाँ कितनी होती है, +3, और क्लोराइड की वैलेंसी होती है -3। अब हम क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Al को 1 से किया तो Al का Al हो जाएगा और Cl 3 हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, AlCl3। ओके, अब हमें बनाना है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, सिंबल में सोडियम, और ऑक्साइड में सॉरी ये अगर ऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा। अगर सल्फाइड जो भी है तो S आ जाएगा सपोज। ओके, अब यहाँ पे जो सोडियम है उसकी वैलेंसी +1 होती है, और सल्फर की जो वैलेंसी है वो -2 हो जाएगी। फिर आप इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na को 2 से करेंगे तो Na2 हो जाएगा, और S को क्या कर देंगे, S का 1 से करेंगे तो S ही रहेगा। अब हमारा फोर्थ फॉर्मूला में बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले जो मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है, Mg, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से। तो अब इसकी जो मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है, और जो हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। ओके, तो Mg को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और OH को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो MgOH का होल ट्वाइस लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से यदि आपको किसी भी कंपाउंड का क्या है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले सिंबल, फिर उसका चार्ज, और फिर चार्ज करने के बाद में उन दोनों एलिमेंट को क्या मतलब क्या करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा बन जाएगा। अब फाइनली जो है वो इसका क्या मतलब आंसर रहेगा कि हमने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पूरा मतलब हमने जब मेथड से बनाया तो वो हुआ Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बना, AlCl3। सोडियम सल्फाइड का क्या बना, Na2S। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बना, MgOH का होल ट्वाइस। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पेज 39 की जो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको लुक एंड लर्न क्लासेस के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा पेज नंबर 39 के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। मतलब यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनके क्या दिए हुए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं। ओके, तो आपको उनके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ओके, तो मतलब इस मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है और उसके फॉर्मूले दिए हैं तो उसके अंदर भी हमें एलिमेंट का सिंबल जो है वो लर्न होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसके सिंबल में आपको फिर बता देती हूँ। ये मैंने अभी इसका जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर भी बताया था, अभी एक बार वापस से बता देती हूँ। एल्यूमिनियम का Al, ऑर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, और कैल्शियम का Ca, कार्बन को C से, और क्लोरीन को Cl से, और कोबाल्ट को CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी तरीके से जो कॉपर एलिमेंट होता है उसको Cu से लिखते हैं, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से, और हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, और जो आयरन है उसको Fe से, और जो लेड है उसको Pb से,
और जो मैग्नीशियम है उसको Mg से लिखते हैं, और जो नियोन जो होता है उसको हम Ne से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको ये वाला जो गोल्ड वाला सिंबल है ये अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अभी मैं बता देती हूँ, गोल्ड है, आयरन है और ये जो लेड है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इनके जो सिंबल्स जो है वो इनके लैटिन नाम के ऊपर क्या है, बेस्ड है। ओके, तो और ये कॉपर, ओके, जो कॉपर जो है उसका लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, ओके, इसीलिए इसको आप Cu से लिखते हैं। जो गोल्ड होता है इसको लिखते हैं Au, इसका लैटिन नेम है Au, इसलिए Au से लिखेंगे। जो आयरन है उसका लैटिन नेम है फेरम, तो इसको Fe से। लेड को लिखते हैं, लेड का जो लैटिन नाम होता है वो होता है प्लम्बम, तो इसको Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से, और सोडियम को Na से, सल्फर को S से, और यूरेनियम को U से, और जिंक को Zn से लिखते हैं। इसमें भी पोटेशियम और ये जो सोडियम है वो आपको स्पेशली लर्न करना है, क्योंकि इनका जो सिंबल होता है वो भी लैटिन नाम पे बेस्ड होता है। जो पोटेशियम जो होते हैं उसका लैटिन नाम क्या है, कैलियम, तो कैलियम के K से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जो सोडियम है उसको लिखते हैं नेट्रियम से, तो इसको इसीलिए Na से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हमने अभी ये देख लिया, मतलब ये जो किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला से किसी कोई कंपाउंड यदि उसका फॉर्मूला दिया हुआ, उसका मतलब क्या करना है, उसका नाम लिखना है आपको, तो उसकी क्या है मतलब कुछ आयंस जो होते हैं उसके भी सिंबल्स जो होते हैं वो आपको क्या करने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं। ओके, यदि किसी कंपाउंड के अंदर Na आता है तो उसको आप लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम आता है तो उसको लिखेंगे पोटेशियम, यदि Ag आता है तो उसको लिखेंगे सिल्वर, और कॉपर जो है यदि उसकी वैलेंसी उसके ऊपर प्लस चार्ज अगर आपको दिख रहा है तो उसको जो कंपाउंड का जब नेम लिखेंगे तो उसके अंदर आपको कॉपर 1 लिखना पड़ता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर Mg दिया हुआ होगा तो उसका जब आप नेमिंग करेंगे तो मैग्नीशियम लिखेंगे, कैल्शियम का Ca दिया होगा तो कैल्शियम लिखेंगे, इसी तरीके से जिंक दिया हुआ, Zn दिया होगा तो जिंक लिखेंगे, और Fe+2 दिया होगा तो आयरन +2 लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से जो कॉपर +2 में दिया होगा तो उसको कॉपर 2 लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर जो है कॉपर 1 है और कॉपर 2 है। ओके, तो इसके अंदर उसकी वैलेंसी के हिसाब से आपको जब आप उसका नाम करते हैं कंपाउंड का, उसके अंदर भी आपको कॉपर 1 और कॉपर 2 लिखना पड़ता है। इसी तरीके से जो आयरन जो होता है वो +2 और +3 के चार्ज में होता है, तो जब कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो उसके अंदर भी हमें +2 और +3 जो है वो मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो इसी तरीके से अगर Al दिया होगा तो उसका एल्यूमिनियम लिखेंगे, और Fe+3 दिया होगा तो आयरन 3 लिखेंगे। इसी तरीके से यदि H+ है तो हाइड्रोजन, और H- की फॉर्म में है तो हाइड्राइड आ जाएगा। इस तरीके से Cl- को लिखेंगे क्लोराइड, Br को लिखेंगे ब्रोमाइड, और I को लिखेंगे आयोडाइड, और O को लिखेंगे ऑक्साइड, और S को लिखेंगे सल्फाइड, और N को लिखेंगे नाइट्राइड। नाइट्रोजन नहीं, N, क्योंकि नाम लिख रहे हैं आप किसी का तो आप N देख के ये मत समझ लीजिए कि वो मतलब नाइट्रोजन है, तो N के ऊपर कोई ना कोई वहां चार्ज होगा तो वो N3 के ऊपर ही होगा तो उसको नाइट्राइड ही बोलेंगे। इसी तरीके से अगर NH4 दिया होगा तो उस कंपाउंड का नाम एमोनियम मतलब में आएगा, और OH- है तो हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट होगा। NO3 दिया होगा तो आप लिखेंगे नाइट्रेट, और SCO3 दिया होगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, और CO3 दिया होगा तो कार्बोनेट, SO3 दिया होगा तो सल्फाइड, और SO4 दिया होगा तो सल्फेट, और PO4 दिया हुआ होगा तो फास्फेट लिखेंगे। ओके, तो आपको एक ये सल्फाइड और सल्फेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। SO3 माइनस मतलब SO3 और इसका होता है SO4-2। ओके, तो ये जो होते हैं मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपके जो क्वेश्चंस में पूछा गया था कि मतलब आपको क्या दिया गया था, वहाँ कंपाउंड के क्या दिए गए थे, फॉर्मूले दिए गए थे, तो उसके नेम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर Al दिया होगा तो आपको क्या लिखना है, एल्यूमिनियम, और SO4 दिया हुआ है यहाँ पे SO4 तो ये हो गया सल्फेट। अगर यहाँ पे SO3 दिया हुआ होता तो वो हो जाता सल्फाइड। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे SO4 है तो इस केमिकल मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब Ca दिया हुआ है तो कैल्शियम, और Cl दिया हुआ है तो क्लोराइड, K दिया हुआ है तो पोटेशियम, और SO4 दिया हुआ है तो सल्फेट। ओके, K दिया हुआ है तो पोटेशियम, और NO3 दिया हुआ है तो NO3 को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रेट, और इसी तरीके से Ca दिया हुआ है तो कैल्शियम, और CO3 दिया हुआ है तो
कार्बोनेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मतलब जब भी आपको कोई भी कंपाउंड के फॉर्मूले दिया हुआ है तो उसके सिंबल और मतलब वो सिंबल लर्न करने हैं उन एलिमेंट्स के, और उनकी जो एलिमेंट्स जिस आयन की फॉर्म में होते हैं उनके भी सिंबल्स जो है वो आपको लर्न करने हैं। मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 टेबल दी है, तो अगर आप उसको लर्न कर लेंगे अच्छे से तो उससे आप किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले भी बना सकते हैं और उस फॉर्मूले से आप उस कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इस मतलब क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर जो 39 जो है उसके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसका ये क्वेश्चन 3 है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, मतलब केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसका डेफिनेशंस क्या है या केमिकल फॉर्मूले का मतलब क्या है। ओके, तो केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। मतलब जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी केमिकल कंपाउंड का क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है कि सपोज आपने क्या ले लिया, कौन सा कंपाउंड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HCl। तो ये आप देखेंगे कि इस केमिकल फॉर्मूले के अंदर क्या है कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के सिंबल को यूज किया है। ओके, हाइड्रोजन का सिंबल है H और क्लोरीन का सिंबल है Cl। तो मतलब इनको किसी भी एलिमेंट के सिंबल को यूज करके जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे कुछ केमिकल फॉर्मूले के मतलब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें से कोई से भी आप कोई से भी आपको केमिकल कंपाउंड के मतलब एग्जांपल्स वहां देने पड़ेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2O। इसके अंदर आपने क्या किया है, सोडियम और ऑक्सीजन के सिंबल को यूज करके क्या किया है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया है। अब दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें आपने एल्यूमिनियम का सिंबल यूज किया है और क्लोरीन का सिंबल यूज करके एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बनाया है, केमिकल फॉर्मूला। अब इस तरीके से सोडियम सल्फाइड, तो इसमें आपने क्या किया है, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2S। तो इसके अंदर आपने सोडियम और सल्फर को क्या किया है, मतलब इनके सिंबल यूज करके सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला बनाया है। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Mg और OH2 का होल ट्वाइस। इसमें आपने कौन सा सिंबल यूज किया है, मैग्नीशियम का और ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल यूज करके केमिकल फॉर्मूला बनाया है। तो जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी मतलब कंपाउंड के अंदर हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट के सिंबल को यूज करके क्या करते हैं, फॉर्मूला मतलब बनाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। ओके, अब हमारा इसका जो क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फेट आयन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है कि आपको क्या दिए हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। ओके, तो इसके अंदर क्या निकालना है, आपको एटम का नंबर निकालना है। इस मॉलिक्यूल्स में भी नंबर निकालना है, H2S में भी एटम का नंबर निकालना है, फॉस्फेट आयन के अंदर भी एटम का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H2S के अंदर। H2S molecules has 2 atom of hydrogen and 1 atom of sulfur, hence 3 atoms in totally। मतलब ये जो H2S देख रहे हैं, ओके, ये H2S, इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 2। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्फर कितनी है, यहाँ पे उसका 1 एटम है। ओके, तो मतलब कुल मिला के कितने हो गए, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फर का 1 एटम, तो कुल मिला के कितने एटम हो गए, 3 एटम्स जो हैं वो H2S मॉलिक्यूल्स के अंदर कंसीडर मतलब हो गए हैं। ओके, अब इसी तरीके से आपको फॉस्फेट आयन के अंदर क्या निकालना है, एटम का नंबर निकालना है। तो फॉस्फेट आयन के अंदर क्या है कि फॉस्फेट आयन हैज 1 एटम ऑफ फास्फोरस, तो एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हेंस 5 एटम्स इन टोटली। ये जो फॉस्फेट आयन है इसके अंदर आप ये देखेंगे तो फास्फोरस का कितना एटम है, 1 एटम है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है उसका कितना एटम है, 4 एटम है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 5 एटम्स हो गए हैं। ओके, तो मतलब कुल मिला के आपको क्या कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो
किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स का जो नंबर होता है उसके अंदर जितने भी तरह के जो एटम्स होंगे उसका आप क्या कर देंगे, उसको काउंट करेंगे और उसको टोटल कर देंगे, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। ओके, यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के पेज नंबर 40 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, इसका क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 एंड CH3OH। इसमें से जो कॉमन नाम है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये है मैथेन, ये है मतलब एथीन, और ये है एथाइन, और ये है अमोनिया, और ये है मैथिल अल्कोहल। आपको इन कंपाउंड्स के जो कॉमन जो है जिनको आप मतलब ये आपको पता होने चाहिए वैसे ये सारे कंपाउंड्स के नाम, और आपको यदि इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इन सब मतलब ये जो जितने भी आपको जो एटम्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, और फिर ये है ऑक्सीजन, इन सब का क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, जो इनका जो एटॉमिक मास जो होता है इन एटम का आपको लर्न करना पड़ेगा आपको। ओके, तो लर्न करने के लिए ये एक टेबल दी गई है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है इनके जो एटॉमिक मास जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए, और ये एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही कॉमन है, इनके तो आपको कम से कम एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24, सल्फर का है 32, और क्लोरीन का है 35.5। ओके, और कैल्शियम का है 40। तो ये आपको क्या है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो है इन एलिमेंट्स के वो आपको लर्न करने बहुत जरूरी है। ओके, अब सबसे पहले हम निकालते हैं H2 का मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ओके, और कितनी हाइड्रोजन दिए हुई है यहाँ पे 2 दिए हुई है, तो इसको क्या कर देंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2। ओके, और जब भी मॉलिक्यूलर मास जो होता है वैसे इसका मतलब उसका यूनिट क्या होता है उसको आपके मतलब उसके पीछे आपको क्या लगाना पड़ता है, यू लगाना पड़ता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर ये होता है, इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर मास जो है उसका यूनिट जो है वो आपको यू लगाना कंपलसरी है। ओके, इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, और आप कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को 2 से, तो ये हो जाएगा 32, और ये U 32U। ओके, इसी तरीके से जो Cl2 है, Cl2 का एटॉमिक मास होता है 35.5, और कितनी क्लोरीन है यहाँ पे 2 है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 71U। ओके, इसी तरीके से अब CO2 का देखते हैं, तो इसके अंदर जो CO2 है कार्बन कितना है 1 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। ओके, फिर प्लस लिखेंगे आप यहाँ पे, और फिर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो इसमें क्या कर देंगे 1 प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 16 को 2 से करेंगे तो 32 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44 आएगा, और इस तरीके से 44U जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं CH4 का, तो CH4 में कार्बन देखेंगे कितनी है 1 है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन कितनी है 4 है, उसका एटॉमिक मास होता है 1, तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 16 आएगा। ओके, और फिर पीछे आपको U जो है वो यूनिट मस्ट कंपलसरी है। ओके, C2H6, अब C2H6 में कार्बन कितना है 2 है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 6 है, और इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो सबको जब टोटल करेंगे आप तो जैसे 12 को 2 से तो 24 हो गया, और ये 6 1 6 तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, तो ये 30U हो गया। इसी तरीके से C2H4, तो यहाँ पे कार्बन कितनी है 2 है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर कितना होगा ये हाइड्रोजन कितनी है 4 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, तो इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो 48 ये आपका रॉन्ग, तो ये हो गया 12 को 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28U इसका आंसर हो गया। अब NH3, ओके, नाइट्रोजन कितनी है 1 है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, इस तरीके से हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे
ये आप ये हाइड्रोजन देख रहे होंगे, ये हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मतलब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये 14 और 14 प्लस 3 कितना होता है 17 यू, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से CH3OH में हम देखते हैं कि कार्बन कितना है 1, तो 1 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और फिर प्लस का साइन, फिर हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस का साइन, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और फिर ये हाइड्रोजन को हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से आप जब इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा ये 32U। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उन सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है वो कंफर्म पता होने चाहिए। ओके, अब इसी क्वेश्चन को, ये जो पेज नंबर 40 का जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, उसको हम एक और, मतलब जब आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको मतलब एक मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, तो वो मेथड भी हम देख लेते हैं कि इसमें भी वही है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 एंड CH3OH। ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये है आपका मेथेन, ये है एथाइन, सॉरी एथीन, ये एथाइन, ये अमोनिया और ये मैथिल अल्कोहल। ओके, आपको इन कंपाउंड्स के नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके मतलब मैंने जो आपको अभी एक टेबल बताई थी एटॉमिक मास वाली, वो टेबल्स जो है वो आपको लर्न करेंगे, तभी आपको इन एलिमेंट्स के क्या है मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हाइड्रोजन का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है पूरा थ्योरेटिकल मेथड से। तो इसके अंदर आपको ये 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है, कितनी हाइड्रोजन है 2 और किसका मास क्या है ये, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये 2 लिख दिया आपने और इसका मास कितना है हाइड्रोजन का, वो है 1, तो 2 को 1 से किया तो 2U। ओके, इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन जो है सेकंड जो हमारा वो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो है ऑक्सीजन, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है 2 है और किसका एटॉमिक मास आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे कि ये आपने 2 लिखा है, फिर एटॉमिक मास जो है वो कितना हो जाएगा। अब हम पेज नंबर जो 40 है उसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये है क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के पेज नंबर 40 का क्वेश्चन 2। ओके, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। गिवन एटॉमिक मास ऑफ जिंक इक्वल टू 65U, सोडियम इक्वल टू 23U, पोटेशियम इक्वल टू 39U एंड कार्बन इक्वल टू 12U एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 16U। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। इसका क्या निकालना है आपको, यूनिट मास निकालना है। तो यूनिट मास कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी कंपाउंड होता है ना, तो उसके जो इतने भी एलिमेंट्स है वो मिलकर बना है, तो उन एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो ऐड करने के बाद जो मास आएगा उसको हम यूनिट मास या उस मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं उसको। ओके, तो इसके अंदर हमें इस जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। हमें इसके अंदर दिया हुआ है जिंक का एटॉमिक मास वो है 65U, पोटेशियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 39, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16U और सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23U दिया है और कार्बन का जो एटॉमिक मास जो है वो 12U दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक बार आपको बोल दूं कि आपको जो कॉमन एलिमेंट्स का जो टेबल दिया गया है जिसमें एटॉमिक मास है वो टेबल आपको लर्न होना चाहिए। ओके, कितनी बारी कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसके नहीं दिए गए थे और कुछ जो होते हैं उनके दिए गए होते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है उनका फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मतलब जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, तो ये जिंक ऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, जिंक से और ऑक्सीजन से। तो जिंक का जो एटॉमिक मास जो होगा और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास जो होगा उन दोनों मतलब इन दोनों एलिमेंट के या इन दोनों एटम के जो एटॉमिक मास जो होगा उनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इनका क्या निकाल देंगे यूनिट मास निकाल देंगे। तो हमें जिंक का दिया हुआ 65 और ऑक्सीजन का दिया हुआ 16, तो जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो आएगा 81U। ओके, तो इस तरीके से हमने ये निकाला।
अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें निकालना है सोडियम ऑक्साइड का यूनिट मास। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, जो सोडियम का जो मतलब होता है एटॉमिक मास, और जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास जो है वो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो सोडियम जो है इसके यहाँ पे ये जो 2 है, मतलब सोडियम के कितने एटम है, इसमें 2 है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन को 6 मतलब होता है 16, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा, और फिर उसमें हम क्या कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे। तो हमारा जो जब हम ये एडिशन करेंगे तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा 62U, तो वो होगा सोडियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास या यूनिट मास। अब हम देखते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पोटेशियम का कितना होता है, 39। ओके, और कितने पोटेशियम के एटम है यहाँ पे, तो 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे आप, कार्बन है यहाँ पे दूसरा आपके पास में, तो कार्बन का कितना है, होता है 12। ओके, इसी तरीके से आप अब देखेंगे थर्ड आपके पास कौन सा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जो है उसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। ओके, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई आपके पास, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आप 39 को 2 से करेंगे तो 78 आएगा, फिर ये 12 का 12, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो 130। और किसी का भी जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल्स का जो उसका यूनिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट लगाना। क्लियर, तो आपको कुल मिला के ये जो इसका मेथड यही होता है कि किसी भी कंपाउंड का आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में जो फाइनली मतलब ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट होता है वो उनका यूनिट मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है। ओके, यदि आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको लुक एंड लर्न क्लासेस के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के पेज नंबर 42 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, इसका क्वेश्चन 1 है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम्स, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसके अंदर आपको ये दिया गया है कि जो एक मतलब मोल होता है कार्बन का, उसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, एक मोल के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उनका वेट यहाँ पे आपको दिया गया है 12 ग्राम। ओके, आपको क्या निकालना है, जो एक कार्बन का जो एक एटम जो होता है उसका मास निकालना है, और वो भी ग्राम के अंदर। क्लियर। अब सबसे पहले कोई भी साइंस के अंदर या मैथ्स के अंदर जब भी आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया गया है कि जो एक मोल के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उसका वेट है 12 ग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो एक मोल जो है उसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उसका वेट है 12 ग्राम, ये आपको गिवन है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि जो कार्बन के जो एक एटम्स जो होते हैं उसका मास निकालना है, तो हमें ये निकालना है, लेकिन हमें ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये वाली चीज जरूर पता है कि जो एक मोल के अंदर जो कार्बन एटम्स जो होते हैं उसका जो मास उसके अंदर उसका जो नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमने ये वाला स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कार्बन के एक एटम का मास निकालना है। हमें ये नहीं, हम ये कैसे निकालेंगे कार्बन का एक एटम, तो हम ये इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक मोल के अंदर कार्बन एटम्स कितने होते हैं, और सिर्फ हमें एक एटम का क्या निकालना है, वेट निकालना है, और वो भी ग्राम में निकालना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, लिंक है। ओके, तो इसलिए हमने ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इसके अंदर एटम्स होते हैं। तो और इनका जो ये एक मोल के अंदर कार्बन एटम्स है, ओके, तो इनका जो वजन जो होगा वो एक मोल के कार्बन एटम्स के वेट के बराबर ही होगा ना, ये नेचुरल चीज है। तो हम क्या लिख देंगे
कि जो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम किसके बराबर हो गया, 12 ग्राम के बराबर हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, मास ऑफ एक एटम, और वो कौन सा है, कार्बन के एक एटम का मास निकालना है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज होती है कि जब भी आपको एक एटम का निकालना होगा तो आप क्या करते हैं कि उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब ये जो 12 है, ओके, मतलब इतने एटम का मास दिया 12 ग्राम और आपको एक का निकालना है, तो जो ये जो 12 जो है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप क्या निकाल लेंगे, जो भी आपका ये रिजल्ट आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद में तो वो क्या हो जाएगा, एक एटम कार्बन का जो एक एटम जो है उसका मास निकल जाएगा। ओके, तो वो जो मास आया है वो कितना है, कैलकुलेशन करने के बाद 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ओके, जब आप इस करेंगे ना तो पूरा यही आंसर आएगा, और ये इसका जो यूनिट है वो है ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का आपको यदि क्या निकालना है, मास निकालना है, तो उसमें क्या होता है कि उस एटम का जो होगा ना, एक मोल के अंदर वो जो एटम्स जो होंगे उसका जो मास होता है उसको मतलब जो एक मोल के अंदर जितने भी उसके एटम्स होते हैं उसको इस नंबर से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, और एक एटम का क्या निकाल लेते हैं, हम मास निकालते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। अब हम जो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे पेज नंबर 42 का, उसका क्वेश्चन 2 है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। गिवन है आपको एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23U एंड Fe जिसको हम बोलते हैं आयरन, उसका एटॉमिक मास है 56। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, दो एलिमेंट दिए गए हैं, सोडियम और आयरन। ओके, सोडियम का सिंबल होता है Na और आयरन का सिंबल होता है Fe, और इसका आपको क्या दिया गया है, एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया है 23, और आयरन का सिंबल है Fe और इसका एटॉमिक मास जो है आपको यहाँ दिया गया है 56। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पे सोडियम और जो आयरन है दोनों का जो वेट है, मतलब दोनों का जो अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी सोडियम का 100 ग्राम सोडियम है और यहाँ पे भी 100 ग्राम आयरन है। ओके, तो आपको ये बताना है कि मतलब दोनों का मतलब आपको सेम क्वांटिटी है दोनों एलिमेंट की, सोडियम और आयरन की, तो उसमें से किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा है, आपको ये मतलब क्वेश्चंस के अंदर ये प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब सबसे पहले जब भी हम साइंस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहले हमें जो गिवन होता है ना वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमें दिया गया है सोडियम का एटॉमिक मास वो है 23 और आयरन का एटॉमिक मास जो है वो दिया गया है 56। ओके, तो जब भी आप एटॉमिक मास लिखते हैं उसका यूनिट जरूर लिखेंगे, उसका यूनिट जो होता है वो यू होता है। ओके, ये लिखना बहुत जरूरी है सब, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो सोडियम, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 कि जो सोडियम जो है उसके 100 ग्राम के अंदर मतलब एटम्स का जो है नंबर जो है वो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है कि जो सोडियम का क्या जो मतलब होता है उसके 20 ग्राम जो मतलब मास होता है, वेट होता है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर -23 एटम। ये एकदम मतलब फिक्स्ड स्टेटमेंट है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, 23 ग्राम सोडियम का हमें दिया गया है, हमें कितने का निकालना है, सबसे पहले 1 का निकालेंगे हम। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेंट का निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, ये जो एवोगाड्रो नंबर्स जो होता है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे। ये तो सिंपल नॉर्मल मैथ्स का है। ओके, जब भी आपको 1 का निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, हमेशा डिवीजन करते हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 100 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के अंदर कितने एटम्स होंगे वो हम देखेंगे। तो ये जो नंबर आया ना, ये आपका ये जो सेकंड लाइन के अंदर, इसको आप क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम डिवाइड बाय 23 और ये इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो जो आंसर होगा वो हमें क्या शो करेगा कि सोडियम के 100 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं। तो उसका नंबर कितना आया, 2.6182 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आयरन के 100 ग्राम के अंदर जो एटम्स का नंबर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ओके,
अब हमारा जो सेकंड है कि अभी हमने किया था सोडियम का, अब हम करेंगे आयरन का। आयरन का भी हमें कितना अमाउंट दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। उस 100 ग्राम के अंदर हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। सेम वही मेथड रहेगा जैसा कि हमने सोडियम में किया है। तो 56 ग्राम के अंदर हम देखेंगे कि आयरन के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर होता है। ये हमेशा आवोगाड्रो नंबर्स जो होते हैं उसके इक्वल होता है। क्लियर। अब हमें 56 का यहाँ पे दिया है और आपको जब 1 का निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, हमेशा डिवीजन करते हैं। तो इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 56 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 56 से। ओके। अब आपको क्या निकालना है, 100 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स, मतलब जो आयरन जो के आपको क्या दिया गया है, 100 ग्राम के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन आई है ना आपकी सेकंड नंबर में, जो स्टेप है उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड 56 और ये इंटू 100, मतलब कुल मिला के इसको क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.075 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। तो ये है आयरन के 100 ग्राम के अंदर नंबर। ओके। और ये आया था आपके सोडियम के अंदर 100 ग्राम का अंदर मतलब एटम का नंबर। तो आप देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। अब हमने ये पूरी दोनों कैलकुलेशन कर ली। ओके। तो हमने देखा कि जब सोडियम सोडियम के 100 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने आए, 2.618 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स आए। ओके। जब हमने देखा कि आयरन के 100 ग्राम के अंदर कितने एटम्स है, तो वो कितने हैं, 1.075 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। तो आपको जब आप इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको किसमें नंबर ज्यादा दिख रहा है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप देखेंगे कि सोडियम के 100 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका ये रिजल्ट निकल गया कि इसका आंसर जो है वो यही है कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर एटम। तो हम इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि hence through comparison it is evident the 100 ग्राम of number has more atoms। मतलब ये पूरा हमने न्यूमेरिकल्स किया है। तो उससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो अगर हम सोडियम और मतलब हमने लिया आयरन की क्वांटिटी सेम ली 100 ग्राम, लेकिन जो सोडियम जो था उसके 100 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, ज्यादा है कंपेरेटिवली आयरन के। तो ये यहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।